अभी हो रहा है। हाँ अभी हो रहा है ना। हाँ देखो, तो कल हमने किए थे कंपोनेंट इन 2D। कंपोनेंट जो अपना 2D था वो कुछ ऐसे था कि सपोज ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, इसको आई कैप बोल देते थे, ये हमारे पास है वाई एक्सिस जिसको हमने बोल दिया जे कैप। अगर कोई भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि ये जो इसका आखिरी वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता था? एक्स, और जो इसकी हाइट होती थी यहां से वो हमारे पास में होती थी वाई। तो इसको हम बोलते थे कि तुम्हारे पास में ये बन गया है, एक वेक्टर बन गया है जिसका ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? हाँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। अब अगर इसके एंगल की बात की जाए कि इसका एंगल निकालना है, तो अगर इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, मैंने लिखा एंगल विद एक्स एक्सिस, तो ये है ना एंगल अल्फा। सर तो tan अल्फा y बाय एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स। सर तो अल्फा tan इनवर्स y बाय एक्स हो गया। ओके, और या फिर मैं एक और चीज लिख सकता हूँ ना, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि cos अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? हाँ सर। भाई एक ही बात है, ये मेरे पास कहते हैं ट्राइंगल है, ये जो साइड है इसकी वैल्यू कितनी है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मेरे पास में एक्स बन गया, तो हमने ये लिख दिया ना cos अल्फा। यस सर। अगर मैं लिखूं एंगल विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना है? तो वाई एक्सिस मेरा ये है ना, ये वाला, तो जो एंगल ये बनेगा वो एंगल ये बनेगा। इक्वल टू y बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सपोज उसको मैंने बोल दिया बीटा। यस सर। भाई ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा वेक्टर है ना, इनके बीच में एंगल क्या बन गया? बीटा बन गया ना, ये वाला। सर तो साइन बीटा हो गया x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिमेट्री रखते हैं, जैसे यहाँ पे cos लिखा ना तो यहाँ भी cos लिखते हैं। तो ओके बताओ सर। कि इस वाले ट्राइंगल में cos जो है ना बीटा क्या बन जाएगा? सर y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट y बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कि चीजों को याद रखना थोड़ा आसान है। अगर तुमको एक्स एक्सिस के साथ में एंगल निकालना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर आ गया, नीचे कंप्लीट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर तुमको वाई एक्सिस के साथ में एंगल निकालना है तो उसका वाई कंपोनेंट अपॉन हमारे टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो थोड़ा सा इजी हो गया ना याद करना। यस सर। है ना। ओके, अब अगर कोई बोले कि एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर उसके एंगल इक्वल हैं तो ये चीज तो कॉमन है दोनों में, मतलब कि एक्स और वाई कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यस सर। भाई देखोगे ना, अगर सर तो 45 डिग्री होगा ना। हाँ भाई, यहाँ पे इस केस के अंदर 45 डिग्री आ जाएगा, परफेक्ट। यस तो सर। अगर मैं इसको एकदम कहते हैं इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं, तो अगर मैं कहूंगा कि इफ angle made by the vector with x axis and y axis are same, then their coefficient, their component should be same, and if the components are different then angle has to be different. yes sir. तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट इन 2D। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं कंपोनेंट इन 3D। अभी हाँ। आपने जो अभी बताया था ना कंपोनेंट के बारे में, मतलब सेम एंगल, वो एक और बार बता सकते हो? तुम बताओ ना, अगर मतलब कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया सपोज। हाँ सर। तो x और y को सेम होना पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि ये जो है ना डिनोमिनेटर है, ये तो सेम है दोनों में। हाँ। यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ अल्फा है। तो कह सकते हो ना कि अल्फा इज मतलब अपने इसके रिलेशन में है। हाँ। और या फिर ये भी कह सकते हो कि अगर अल्फा और बीटा दोनों सेम एंगल है तो इन दोनों को कितना होना पड़ेगा? 45 होना पड़ेगा। हाँ, अगर ये दोनों 45 है तो x और y को इक्वल होना पड़ेगा। हाँ। ओके। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड ए वेक्टर whose magnitude is 5 and which is making
इक्वल एंगल विद द अपने में एक्सिस। तो अगर तुम्हारा वेक्टर, जैसे एग्जांपल लिया, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अगर तुम्हारे पास में एक ऐसा वेक्टर है जिसके एंगल इक्वल बन रहे हैं, तो हमारा वेक्टर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ए आई कैप प्लस ए जे कैप। क्यों? अगर उसके एंगल सेम है तो कोफिशिएंट दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। देखो ना यहाँ वाले फॉर्मूले से फिर हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5। तो ये यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 5/√2। 25/2 का रूट, तो कितना बन जाएगा? 5/√2। तो मैं दूंगा 5/√2 आई कैप प्लस 5/√2 जे कैप। यस सर। सर कैसे कैसे आप स्टार्टिंग से समझा सकते हो क्या वो एग्जांपल? भाई तुमको क्या दिया? फाइंड ए वेक्टर आपने विद जे कैप के आगे √2 नहीं लिखा है, सिर्फ 2 लिखा। हाँ, तो हमको फाइंड आउट करना था एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 है, ठीक है, और उसके इक्वल एंगल बन रहे हैं अपने एक्सिस के साथ में। तो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो मुझे पता है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? सेम होता है। सेम होता है। तो मैंने सपोज उस सेम को बोल दिया ए, वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो एक्स इधर ए है। हाँ हाँ, मतलब एक्स भी ए है और वाई भी ए है, क्योंकि इक्वल एंगल बना रहे हैं ना। अगर इक्वल एंगल बनेंगे तो एक्स और वाई को इक्वल होना पड़ेगा ना। देखो इस वाले फॉर्मूले से। फाइन। हाँ सर। तो ये भी ए, ये भी ए। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे कितना करना है? 5। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, उसको मैंने कर दिया 5। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया ना 5/√2। सर इसका ये भी 5/√2 को ऊपर पुट कर दिया। सर हम लोग लिखते हैं ना a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा i कैप, तो दोनों जब इक्वल है तो 45 डिग्री हो जाएगा, तो सीधा cos 45 sin 45। यस, देखो जब तुम्हारे पास में एंगल 2D में है तो 45 डिग्री आ गया, 3D में नहीं आएगा ना, इसलिए हमने एक जनरल फॉर्मूला पे क्रिएट किया है। अच्छा ओके सर, ठीक है ना। जो अल्टीमेटली 45 ही आने वाला है, देखो ना, तभी तो बाई रूट टू आ गया। यस सर। तो हम एक जनरल फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर बाद में उसको भी जनरलाइज कर देंगे। ओके सर। सर हम लोग उधर जो आपने जो निकाला है, डिराइव किया है, उसमें कॉस का साइन भी ले सकते हैं ना? कॉस अभी हम आगे जाके देखेंगे कि इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, कॉस ही क्यों लिया। तुम साइन ले लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कॉस जो है ये आगे काम में आता है थोड़ा सा, इसलिए हमने कॉस लिया। सर तो कंपोनेंट इन 2D और कंपोनेंट इन 3D में डिफरेंस क्या हुआ मतलब? हाँ, अभी आएंगे, रुको पहले इसको लिखो 2D वाले को, फिर अपने 3D करते हैं। ओके सर, तो ये तो अभी 2D का एग्जांपल ही था ना? हाँ, ये तो अपना 2D का एग्जांपल है। मैंने आई कैप और जे कैप लिया, के कैप तो मैंने लिया ही नहीं अभी। हाँ सर, ओके ओके सर। सर लिख लिया। हाँ भाई, हो गया सबका? यस सर, डन। अब आते हैं 3D में। 3D का मतलब होता है कि हमारे पास में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है। यस सर। ठीक है, तो सपोज पहले तो अपना एक्सिस बनाते हैं। तो एक्सिस बनाना ही एक समस्या है इसमें। सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां की तरफ आएगा जेड एक्सिस। ठीक है, ये यूं है, और ये जो लाइन है ये यहाँ की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है ना ये। तो मैं इसको अपने 3D में तो दिखा नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए ऐसे। सर उसमें डॉट लगा के सर्कल ऐसा कुछ होता है ना? हाँ, ये जो होता है इसका मतलब होता है कि अंदर की तरफ जा रहा है, नहीं बाहर की तरफ आ रहा है। और इसका मतलब होता है अंदर, इसको बोलते हैं आउटवर्ड, इसको बोलते हैं इनवर्ड। तो हम लोग जेड एक्सिस पे वो आउटवर्ड साइन नहीं लगा सकते? नहीं, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करना है ना। मतलब मैं इसके ऊपर कंपोनेंट लूंगा, प्रोजेक्शन भी लूंगा इसके ऊपर, इसलिए मैंने बना दिया। अब बताओ, अगर एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट
एक्स वाई जेड है, इसका मतलब क्या होता है? सर मतलब वो 3D में है, तीनों एक्सिस पे है। तीनों एक्सेस में है। नहीं मतलब उस पॉइंट के ऊपर मैं कैसे पहुंचूंगा वो बताओ। ये सपोज हमारे पास में एक बॉक्स है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? नो सर। कम हो गया काफी। हेलो, हाँ सर अभी सही आ रही है। अब सही है ना? हाँ, तो देखो ये है, तो इसके अंदर ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरे पास में जेड एक्सिस। तो सपोज मैं यहां से चला, ये तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास में। यस सर। ठीक है, इससे ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट आएगा। और अगर मैं यूं बाहर की तरफ आ गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, यस सर। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो वेक्टर है वो वेक्टर कुछ ऐसा होता है, ये एक वेक्टर है, ये मैं वहां पे नहीं, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये है, ये कुछ ऐसा है, देखो ये सर मतलब बॉक्स के बीच में है कहीं। बॉक्स के बीच में कहीं है। ठीक है, हवे में होगा ना ये वो, अंदर ऐसे हवे में हवा होगा। में अंदर है, हवा में अंदर है। जैसे कि ये अगर हमारे पास में एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और ये बन गया हमारा जेड एक्सिस ना, ये हमारे एक्सिस बन गए ना, तीनों परपेंडिकुलर है तीनों एक्सिस। देखो यस सर। यस। वेक्टर मेरा यहाँ कहीं है बीच में। ठीक है, तो इसका Yes, sir. यहाँ भी कंपोनेंट आएगा, इधर भी कंपोनेंट आएगा, इधर भी कंपोनेंट आएगा। तो अब देखो, और हमको पता होता है कि तीनों जो एक्सिस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर। हाँ सर। होता है ना? तो देखो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट तुमको दे दिए एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट के ऊपर अगर तुमको पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? पहले तुम यहां से स्टार्ट करोगे, यहाँ की तरफ जाओगे, कितना? सर एक्स। एक्स, फिर ऊपर जाओगे जेड वाई वाई, और फिर यहाँ की तरफ आओगे जेड। है ना, Z. बाहर की तरफ आओगे ना, हाँ. यहाँ पे जाके यूं बाहर की तरफ आओगे जेड। तो तुम्हारा पॉइंट जो है वो बेसिकली यहाँ कहीं है, हवा में। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट इसके। और इस वेक्टर को अगर मैं यहां से बना दूंगा, ठीक है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। बताओ मतलब एक्स जेड प्लेन में कौन सी चीज अपने जीरो होती है? एक्स जेड प्लेन में क्या जीरो होता है? ये है ना जे, ये एक्स प्लेन है, ये है जेड। इस प्लेन के अंदर क्या जीरो है तुम्हारे पास में? सर वाई। J Y. का component. जी क्या? ये ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इसके एंगल निकालने, इस वाली लाइन के एंगल, तो सपोज ये जो मतलब एक्स एक्सिस है ना, इसके साथ वाले एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। किसी भी वेक्टर का मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। उसका जो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, और जो इसके साथ में एंगल बनेगा जेड एक्सिस के साथ में, इसको हम बोलते हैं गामा। फाइन। अब देखो पहले अपने इसके लिए आते हैं अल्फा के लिए, 4 अल्फा। अगर अल्फा के लिए अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा? ये जो है लेंथ, ये पॉइंट यहां पे है और ये पॉइंट यहां पे, बताओ इसका कितना लेंथ आएगा? ये मेरे पास में पॉइंट है 0 0 0, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स वाई जेड। तो बताओ यहां से यहां का जो तुम्हारा सर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से, या फिर इसको को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, कि अगर इस पॉइंट को मैं बोल दूं O, इस पॉइंट को मैं बोल दूं P, तो हमारा OP वेक्टर क्या बन जाएगा? जो हमारा OP वेक्टर बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
ठीक है। सर बट हम जब अल्फा ले रहे हैं तो फिर वो तो सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में है ना, अल्फा तो नहीं अपना। नहीं 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 नहीं, वो वाला एंगल नहीं अच्छा है। ठीक है सर, हम पूरे वेक्टर का सिर्फ ये एक्स एक्सिस के साथ लेंगे। ये ये वेक्टर यहाँ कहीं है, ठीक है, ये वेक्टर यहाँ कहीं है, तो ये वाला एंगल अल्फा है, ये ओके एंगल सर। अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, और जो ये वाला एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल गामा है। ओके सर। तो अगर मैं उसको इंडिविजुअली देखूं तो देखो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। यस। और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, और ये जो तुम्हारे पास में चीज है एंगल, इसको अपनों ने अल्फा बोला ना। और यस। ये पॉइंट तो यहां तक ही है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका एक्स ही है ना, ये वाला, ये। तो बताओ क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, ये सर साइड है एक्स एक्स। बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम चीज हमारे उसमें क्या आया था, 2D के अंदर क्या आया था, उसमें आया था मतलब एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अब जेड स्क्वायर था ही नहीं उसमें, ठीक है। वैसे ही अगर वाई एक्सिस के साथ निकालूंगा तो ये हमारे पास बन 2D जाएगा, वाले में z 0 हो जाता है ना। हाँ उसमें 0 हो जाता है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर कितना हो जाएगा, z 0। ये हमारे पास बन गया बीटा, तो कॉस हमारा बीटा क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, कॉस गामा क्या बन जाएगा, z अपॉन, सिमेट्री से बोल सकते हैं ना आप तो किसी भी वेक्टर के, देखो कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा, फाइन। तो अल्फा बीटा जो गामा है, इनके जो कोसाइन है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर तुमको एक्स एक्सिस के साथ में एंगल निकालना है तो ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट, और जेड एक्सिस के साथ निकालना है तो सर जेड जेड कोऑर्डिनेट को। और जो नीचे है, नीचे क्या आएगा, उसका सेम हाइपोटेन्यूज, रहेगा। मतलब जो भी तुम्हारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये जो तीनों चीजें हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, इसलिए हमने कॉस लिया। मतलब हर वेक्टर का, मतलब कोई भी वेक्टर का हर एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसके जो कॉस होते हैं ना, उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कि एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बना रहा है। तो हमारे पास में एक आ गया ना, वेक्टर आ गया। यस। हाँ, तो इसलिए हमने लिया था कॉस। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर एक चीज देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना बन जाएगा, सर 1 हो जाएगा। x प्लस ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस सर स्क्वायर 1 हो जाएगा। गामा वन इक्वल टू होगा। 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्वायर समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज 1। और ये तुम्हारा उसके अंदर भी वैलिड है, 2D के अंदर वैलिड है। सर एक बार वापस यस बताओ सर, ना 2D में भी कैसे Yes, cos sir. स्क्वायर हाँ? बीटा 1 हो जाएगा। एक बार वापस बताओ ना 1 कैसे होगा? भाई इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या आएगा बताओ। सपोज मैंने ये किया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, बताओ क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, क्या हुआ, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस हाँ तो एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ यहाँ से क्या आएगा y स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा जेड स्क्वायर, और इन सब का वो क्या है, नीचे क्या डिनोमिनेटर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो क्या बन गया 1। 1। तो दिस इज यूनिवर्सल कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सर तो कहीं भी अगर ऐसा दिया है कि cos स्क्वायर एंगल विद x एक्सिस
प्लस कॉस स्क्वायर एंगल विद y एक्सिस प्लस कॉस स्क्वायर एंगल विद z एक्सिस, तो वो हम लोग 1 लिख देंगे डायरेक्ट। यस होगा, होना ही पड़ेगा ना, देखो क्योंकि हमारा फॉर्मूला वो बोल रहा है। जैसे कि तुम लिखते हो ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। हाँ सर। तो वैसे ही ये भी है, summation of square of and direction cosine of any vector is always 1। अगर तुम्हारा वेक्टर इसमें होता 2D में होता सपोज फॉर अपना 2D, तो क्या लिखते हैं, cos अल्फा क्या आता है x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। cos हमारा बीटा क्या होता है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। cos अपना गामा कितना होता है 0, क्योंकि अपना z कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 हो गया ना 0। तो अब इनको स्क्वायर करके ऐड करो तो देखो क्या आएगा 1 आएगा ना। 1। तो हमेशा 1 आएगा, चाहे वो 1D हो चाहे 2D हो या 3D हो। सर इसका कोई स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है ना, लिख दो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज 1। सर तो ऐसे अगर हमने साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिया तो फिर वो डायरेक्शन साइन ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा ना। हाँ लेकिन उसका समेशन 1 नहीं आएगा ना, उसका समेशन 2 आएगा। सर किसका समेशन तो आएगा? भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना बन जाएगा, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस अपना साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। हाँ सर, और 2 हो जाएगा। फिर वो तो 2 हो जाएगा, तो उसका तो अब 1 नहीं आया ना। तो जो अच्छी चीज है वो ये वाली है भाई, एक स्टैंडर्ड बनाना था ना, तो हमने इसको स्टैंडर्ड बनाया, कोसाइन को बनाया। कोसाइन हमको बताता है कि तुम कितना इंक्लाइन पे हो। लिखो चलो एक बार। हो गया सर। हो गया सबका। देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे। Find a vector in 3D which is making equal angle with all axes, all 3 axes. Find angle। बताओ जब एक वेक्टर 2D के अंदर दोनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रहा था तो एंगल की वैल्यू क्या आई थी 45 आई थी। यहां बताओ कितनी आएगी सर 90 आएगी शायद। 60। अरे तुम लिखो तो पहले यार, तुम आंसर पहले बता देते हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे हमको पता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। यस सर। है ना, तो सपोज इसको हमने बोल दिया थीटा, तो हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा इक्वल टू 1, तो कितना बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। cos थीटा कितना आएगा प्लस माइनस 1/3। प्लस माइनस लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। तो थीटा कितना बन जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो ना ही और 90 डिग्री आया ना ही 60 डिग्री आया, cos इनवर्स 1/√3। बताओ इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है। हाँ भाई, जो अपना 1/√3 है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। I'm going to see 2 episodes afterwards. हाँ You know, I'm going to see when I finish my class at 2 o'clock.
I want to see because you all see. ओए हाँ भाई बताओ, ये जो एंगल है ये कहाँ होगा, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? तो अपने कॉस में आते हैं। कॉस जो होता है 0 डिग्री कितना होता है? 1। 1 30 डिग्री होता है रूट √3 3 by root 2। 3 by 2, 45 डिग्री 1 by root 1 by 2, √2। 60 डिग्री 1 1 by 1 by 2, 90 डिग्री 1। 0. 0 तो बताओ जो सर 0 Sir, 0. हाँ 0। तो जो हमारा 1 by √3 है वो कहाँ आएगा? 45 to 60 डिग्री में आएगा। हाँ तो यहाँ कहीं भाई 1 by √3 जो है इसकी वैल्यू होती है 1.7 अप्रोक्सीमेटली ना, तो Yes, 1.7 जो है इसकी वैल्यू होती है 1.14, तो Yes, इनके बीच में sir. कहीं आएगा। तो हम बोल देंगे कि थीटा इज बिटवीन 45 to 60 डिग्री। हमको एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, वो सर हमको तो ऐसे कैलकुलेट। हम वेक्टर भी नहीं निकाल सकते ना, हाँ यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा ना, ऐसे में वेक्टर नहीं निकाल सकते ना हम लोग। भाई तुमसे वेक्टर पे पूछा कहाँ है? सर आप ही ने तो लिखा फाइंड अ वेक्टर इन सर 3D। आपने लिखा है फाइंड अ वेक्टर। अच्छा मतलब एंगल। चलो आगे कर दो। whose मैग्नीट्यूड इज 10। सपोज उसका मैग्नीट्यूड है 10, तो वेक्टर कैसे आएगा? हमको पता है कैसा हुआ, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। क्यों? अगर उसके तीनों एंगल सेम बन रहे हैं तो तीनों जो कोफिशिएंट होंगे वो भी सेम होने चाहिए। यस सर तो कैसे मैंने एंगल सेम है तो कोफिशिएंट कैसे सेम होगा? बेटा कोस अल्फा क्या होता है? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड हाँ स्क्वायर। हाँ सर समझा समझा। है ना ये, हाँ और कॉस गामा हो जाएगा z अपॉन ये। ठीक है, तो अगर उसके एंगल सेम है तो कोफिशिएंट भी सेम होने पड़ेंगे। कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे? यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है ओके, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10। तो ये यहाँ से a का वैल्यू कितना बन जाएगा? a इज इक्वल टू 10 by √3। बस इसको पुट कर देंगे तो जो मेरा अपना रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा वो क्या बन जाएगा? 10 by ओके √3 सर, ओके समझ गया सर। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है लिखो। सर तो ऐसे 3D में तभी क्वेश्चंस आएंगे कि मतलब जब वो तीनों एक्सिस से ऐसे सेम बना रहे हैं, मतलब तो या फिर या तो लिखा होगा कि इक्वल एंगल बना रहा है या फिर दिया होगा कि कितना एंगल बना रहा है, तभी हम लोग वेक्टर को ढूंढ पाएंगे ना। हाँ हाँ वो तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। सर एक बार यस सर। क्वेश्चन में लिखा है कि वेक्टर इन 3D मैग्नीट्यूड इज 10, तो पहले हम लोग ने थीटा निकाला विच इज बिटवीन 45 to 60 डिग्री। फिर नहीं देखो, अगर तुमको सिर्फ इतना निकालना है तो तुमको इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुमसे एंगल पूछा नहीं है तो तुमको एंगल क्यों निकालना है? तुमको सिर्फ इतना पता नहीं कि अल्फा बीटा गामा इक्वल होने वाले हैं, हाँ सर तो सिंपली तुमने ए कर दिया तो ये तो तुम्हारा वेक्टर आ गया। लेकिन अगर वो तुमसे एंगल भी पूछता है तो फिर हम यहाँ से निकालेंगे। हाँ सर, तो पहले एंगल निकाल देंगे फिर उसका ये निकाल देंगे। एक ही बात है, एक ही बात है। देखो इसको सॉल्व करने का मेथड और इसको सॉल्व करने का एकदम इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना? हाँ तो सर चाहे तुम पहले इसको कर लो या पहले इसको कर लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। सर एक बार एक ऐसा क्वेश्चन कराए ना जिसमें दिया हुआ है कि तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल्स बना रहा है। तो उसमें क्या हुआ? सपोज फाइंड ए वेक्टर whose direction cosine are in 1:2:4। सपोज तुमको अगर रेशो में दिए हुए हैं एंड मैग्नीट्यूड इज 10, बताओ करो।
देखो अगर तुमको अल्फा बीटा गामा वाला अच्छे से देखना हो यहाँ देख लेना, आपने उसमें है बुकलेट में बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, इसमें अच्छे से सर विजुलाइज हो जाता है। सर इसमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 बीटा और लेंगे। तुम बताओ ना, तुमको बस मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम मुझे आंसर बताओ। किसी का आया आंसर? हेलो सर आप हाँ चैट सर। में एक सेकंड हाई लिख सकते हो? हाँ आप चैट में हाई लिख सकते हो? क्या हो गया, उड़ गया क्या वो? रुको। किस किस का आंसर आया भाई? सर मैं आंसर बोलूं जो मेरे को आया? बोलो। मेरे को आया 10√7 आई कैप प्लस गलत है, मतलब 10 गलत है, रूट गलत है, गलत है। 10√7
Sir, 10 root 21 I cap. 10 root 21 यस I हाँ cap हाँ plus 10 रूट root 21 I देखो cap plus wait. इसमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस आर इन रेशियो ऑफ 1:2:4, मतलब कि जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर सपोज उसका x कंपोनेंट है a, तो उसका y कंपोनेंट कितना होगा 2a, उसका z कंपोनेंट 4a, क्योंकि जो अपने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो उसमें आते हैं ना, कि जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऊपर आता है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारे पास में, कि जो मेरा वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, ए आई कैप प्लस 2a आई कैप प्लस 4a नहीं j कैप k कैप, ये हमारा वेक्टर है। अब हमको इसमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a। हमको इसे क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए 10। ये कितना बन गया, रूट 21a इक्वल टू 10, तो a का वैल्यू कितना आ गया 10 अपॉन रूट 21। अब इस a को यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारे पास वेक्टर आ जाएगा। सही है, Yes, sir. हाँ भाई सबका हो गया। Yes. Yes, sir. Yes. हाँ तो देखो इसका इतना एप्लीकेशन नहीं एंगल होता। नहीं निकालना। एंगल क्यों निकालना है, मैंने तुमसे सिर्फ अपना वेक्टर पूछा है ना। सर अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें एंगल निकाला तो वो कैसे करेंगे? निकाल दो, तुम लिखोगे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। तो हाँ इसकी सर। वैल्यू कितनी आएगी, cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है भाई, तुमको दिया हुआ है ना कि cos अल्फा रेज टू cos बीटा रेज टू cos गामा इक्वल टू क्या है 1 रेज टू 2 रेज टू 4, ये है ना। तो हाँ निकाल सर। लो किसी, सपोज cos अल्फा को तुमने x बोल दिया, और अगर तुमको वो भी उसकी भी अपनी जरूरत नहीं है ना, ये सब कुछ क्यों करना है, आप तो इसी से कर दो। यहां से मेरे पास cos अल्फा क्या आएगा a अपॉन ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट 21a, तो कितना आएगा 1 अपॉन रूट 21। cos अपना बीटा कितना आएगा 2a अपॉन रूट 21a, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 21। cos गामा 4a अपॉन रूट 21a, 4 अपॉन रूट 21। तो ये तुम्हारे पास में आ गया एंगल। भैया एंगल तो अगर हमको वेक्टर दिया हुआ है तो उसका एंगल तो निकाल ही लेते हैं ना, x अपॉन उस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर कोऑर्डिनेट अपॉन वो जो भी मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द वेक्टर, हाँ वही उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट्स की हेल्प से एडिशन वगैरह को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे उनको इजी कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कल तुमको अपने ट्रायंगल वाला करवाया था क्या मैंने, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी बाई बी? नहीं नहीं, सर। sir. हाँ नहीं सर, नहीं करवाया। अच्छा तुमको नहीं करा, तो पहले उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे तो काफी क्वेश्चन ऐसे होते थे ना जिसमें तुमको बोलते थे कि दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, फाइंड द वेक्टर्स। कैसे हाँ, करते sir. थे? तो जैसे कि कोई अपने वो निकालते हैं, पुराना क्वेश्चन निकालते हैं, और उसको अब दूसरे मेथड से करेंगे। ये आवाज किसकी आ रही है यार, डिस्टरबेंस हो रहा है। जैसे तुम्हारा लेक्चर 3 ट्यूटोरियल 2, उसको निकालो एक बार। लेक्चर 3 का ट्यूटोरियल 2 का क्वेश्चन 7,
ठीक है, इसमें बोला है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर u एंड v इज परपेंडिकुलर टू u। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है u, एक वेक्टर है v। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू u, मतलब तुमको वेक्टर से दिए हुए हैं। एक वेक्टर यहाँ पे है, ये है वेक्टर u, ठीक है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड u। एक वेक्टर यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका ये है v। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड 90 डिग्री। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो यहां आ रहा है, ये है मेरे पास में वेक्टर r, और जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है v/2। तो बताओ हमको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन u एंड v, बताओ कैसे करोगे? सर एक बार और क्वेश्चन सर लैग हो गया। हाँ, क्वेश्चन है कि द वेक्टर समेशन ऑफ u वेक्टर एंड v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू u, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज v/2, इस वेक्टर का हाफ है। देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर मतलब कि ये कंप्लीट एंगल, इसको बोलते हो ना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये हमको फाइंड आउट करना, बताओ कैसे करोगे? पहले बताओ कि कोई भी वेक्टर को अगर मुझे जीरो करना है तो कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड जीरो करते हैं। अरे तुमको एक अपने वेक्टर दिया हुआ है, इसको मुझे खत्म करना है, कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे एक और वेक्टर लाऊंगा और इसके अपोजिट में लगा दूंगा ना उतने मैग्नीट्यूड का। ओके, तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा वो, है ना? हाँ, तो बताओ इसका और इसका रिजल्टेंट अगर यहाँ पे है तो क्या करोगे आप? हमने एडिशन तो किया था ना अपने कंपोनेंट के फॉर्म में। इसमें अगर हम लोग रिजल्टेंट की नहीं ऑपोजिट नहीं, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, हमने कल मतलब एडिशन वाली चीज की थी ना कि कंपोनेंट के फॉर्म में एडिशन कैसे करते हैं। यस सर। हाँ सर, भाई है ना, दो वेक्टर लिए थे, उनको ऐड कर दिया, मैं आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में कर दिया था, राइट? यस सर। हाँ, तो उसी की हेल्प से करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोच कैसी होनी चाहिए? हमको एंगल समझ में नहीं आता है, हमको समझ में आती है परपेंडिकुलर लाइंस ना, अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, ठीक है। और मेरा जो वेक्टर है वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे है, ये वेक्टर है मेरे पास में v। ये जो एंगल है इसको मैंने थीटा बोल दिया एक बार के लिए, सपोज। इसको भूल जाओ अपने क्वेश्चन को, ठीक है। ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड u है, इसका मैग्नीट्यूड v है। अब बताओ इस वेक्टर के अपने कंपोनेंट करता है, इस वाले वेक्टर के बताओ इसका कंपोनेंट यहां क्या आएगा? इस लाइन के अलोंग ये वेक्टर मैग्नीट्यूड v है, यहाँ एंगल थीटा है, जिस लाइन के साथ में एंगल बन रहा है उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट में क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा। सॉरी, जिस लाइन के साथ में एंगल होता है उधर कॉस थीटा, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? v साइन थीटा, साइन थीटा, राइट। अब इसको थोड़ा सा v cos थीटा और sin थीटा। यार एक वेक्टर का जिस लाइन के साथ में एंगल बन रहा है उधर कंपोनेंट क्या आता है? अरे ये अगर वेक्टर है a, ये एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट क्या आता है? सर cos थीटा। तो यहाँ भी तो वही कर रहा हूँ सर। तो लेकिन v cos थीटा कैसे आएगा? सिर्फ cos थीटा है ना। अबे उसका मैग्नीट्यूड v है वेक्टर का। अच्छा, वहां पे आया था ना a cos थीटा a sin थीटा आया था, तो हाँ, a क्या था? a मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है।
अब ये जो डायग्राम है रीअरेंज करते हैं इसको। तो यहाँ की तरफ क्या वेक्टर है, यहाँ की तरफ u, यहाँ की तरफ क्या है v sin थीटा, और यहाँ की तरफ क्या है v cos थीटा। बस इतना ही है भाई। इसके तो कंपोनेंट कर लिए ना मैंने दोनों। ओके, अब मुझे क्या बोला है कि इन सबका रिजल्टेंट यहाँ है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को तो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा ना मिला के। बताओ, ये यहाँ की तरफ जा रहा है u, ये यहाँ की तरफ जा रहा है अपने v sin थीटा। भाई इन दोनों को अपने 0 कर दूंगा तभी तो ये अकेला बचेगा मेरे पास में। तो मैं क्या लिख दूंगा कि u इक्वल टू v sin थीटा। एक वेक्टर यहाँ जाना चाहिए, एक वेक्टर यहाँ आना चाहिए, तभी तो 0 होगा ना। एक बॉक्स को अगर यहाँ पे तुमने लगाया 5 न्यूटन और यहाँ पे 5 न्यूटन लगाया तो कितना आएगा रिजल्टेंट, 0। तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, एक उधर एक इधर, तो हो गया ना 0। ओके, अब बोला है, अब बताओ इसका रिजल्टेंट कितना बन गया, v cos थीटा बन गया ना, v cos थीटा। ये क्या बन गया रिजल्टेंट। लेकिन इसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है सर v/2। v/2, तो ये कितना होना चाहिए v/2। तो इस वाली इक्वेशन से मेरे पास क्या बन जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा सर 1/2 हो गया, 60 डिग्री, राइट। तो ये जो एंगल है, ये जो छोटे वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। तो ये हमारा 60। कंप्लीट एंगल कितना बन गया, कंप्लीट एंगल 150 डिग्री। बस, तो हमारा आंसर आ गया भाई। हमको एंगल ही तो निकालना था 150 डिग्री। तो पहले जो चीजें तुम वो करते थे ना, अपना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते थे और अपना tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाते थे, हाँ। अब उसका अल्टरनेटिव आ गया हमारे पास में। हम हर वेक्टर के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे और फिर बाद में देखेंगे हमको क्या करना है। सर और एक क्वेश्चन दीजिए ना ऐसे। सर उस हाँ, फॉर्मूले हाँ। से कैसे करेगा यार उसके लिए तो पहले उसका निकालोगे ना, पहले तो फॉर्मूला ये लगाओगे कि r² इक्वल टू u² प्लस v² प्लस 2uv cos थीटा। फिर लगाओगे tan अल्फा इक्वल टू v sin थीटा अपॉन u प्लस v cos थीटा। तुमको अल्फा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री, ये है ना अल्फा 90। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, इसको यहाँ पुट करना, तुम्हारे पास रिलेशन आएगा। तो वो मेथड है, वो लंबा है, वो हमने लेक्चर 1, 2, 3 में किया था। लेक्चर 4 के बाद हम ये करेंगे, स्मार्ट तरीका लगाएंगे। ओके सर। ठीक है सर, अगर रिजल्टेंट 90 डिग्री पे नहीं है तो कैसे करेंगे? नहीं, उसके बाद फिर हम इसी से करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री वाला जो होता है हमको पता है कि एक्स वाई एक्सिस कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए हमने लगा दिया। अगर कोई बोलेगा कि रिजल्टेंट तुम्हारा 60 डिग्री पे है, फिर तो ऊपर वाला ही करेंगे हम। फिर एक ये लगाएंगे, एक ये लगाएंगे। फाइन। यस सर। हाँ, ये हो गया, हटा दो इसको। हाँ। ओके, जैसे क्वेश्चन देते हैं अभी। तुमको ध्यान है, एक हमने अपना क्वेश्चन किया था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के अलोंग हमने फोर्स लगाए थे। क्या लगाए थे, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन और 6 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया था ना। हाँ। याद है? यस सर। यस सर। ऐसे मत किया करो कि तुम, 1-2 बच्चे बोलते हैं यस सर, बाकी बच्चे सो जाते हैं। देखो, जो क्वेश्चन कभी मैंने करवाया है, उस क्वेश्चन को करने का जब भी न्यू मेथड आएगा तो मैं उसी को काम में लूंगा। सर इसका आंसर 3 न्यूटन आया था उल्टी हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, अब जैसे सपोज तुम्हारे पास में एक वेक्टर है, एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर यहाँ पे है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कितना, 3 न्यूटन। एक वेक्टर यहाँ पे है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन। इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये बोला वेक्टर ए, ये बोला वेक्टर बी, ये हटा दो न्यूटन मैग्नीट्यूड। तो इसका रिजल्टेंट कितना आया था बताओ। रूट ऑफ 9 + 9 + 2 ऐसे क्या था ना,
cos थीटा 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हाफ 1/2। तो सर और हाँ सर 3√3। राइट। अब इतना आया था। यस यस सर। तो वेक्टर तो उन दोनों के बीच में लाई करेगा ना। हाँ हाँ, उनके बीच में ही आएगा रिजल्टेंट जो आएगा, मतलब उनका जो अगर रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं होगा। और अगर कितने एंगल पे होगा बता सकते हो, कितना एंगल बनेगा उसका रिजल्टेंट का? 30 डिग्री। क्योंकि हमको पता है ना जब दो वेक्टर इक्वल का है। मैग्नीट्यूड सेम होता है तो एंगल बाइसेक्टर है। अब इसी क्वेश्चन को हम इससे नहीं करेंगे, हम करेंगे कंपोनेंट से। अनदर मेथड 2। तो हमने क्या लिखा, हमने इस वेक्टर को यहां लिखा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। जो सेकंड वाला वेक्टर है वो यहाँ पे है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 3। ये एंगल कितना है 60 डिग्री। हमको इन दोनों का एडिशन करना है ना। अब हमने कंपोनेंट किए, इसको हमने बोल दिया आई कैप, इसको हमने बोल दिया जे कैप। ठीक है, बताओ इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? cos 60। 3 cos 60 गधे। यहाँ पे क्या आएगा 3 sin 60। ठीक है, अगर इसको को रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहां की तरफ कितना होगा, एक तो ऑलरेडी था 3 मेरे पास में, प्लस 3 cos 60। भाई एक तो यहाँ पे ऑलरेडी था ना 3, एक इसका और कंपोनेंट आ गया मेरे पास में, और ऊपर की तरफ कितना है 3 sin 60। हाँ सर हाँ सर एक और बार बताओ ना, 3 + 3 cos 60 का कैसे यार आया? बताओ, पहले यहाँ पे एक ऑलरेडी ये था ना 3 था, हाँ और एक यहाँ पे इसका कंपोनेंट भी तो आ गया ना इसके ऊपर एक और। ओके। फाइन। या फिर अगर तुमको ऐसे भी नहीं करना है तो ये लिखो, तुमने लिखा वेक्टर ए, वो क्या है 3 आई कैप है ना, ये वाला वेक्टर ए वाला। और जो वेक्टर तुम्हारा बी है वो कितना आएगा, उसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा 3 cos 60 आई कैप प्लस 3 sin 60 जे कैप। ऐसा होता है, देखो ना, यहाँ की तरफ क्या आया cos, यहाँ की तरफ क्या है sin, यहाँ पे क्या होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे कैप। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कंपोनेंट के फॉर्म में बी वेक्टर को। यस सर। अब सपोज मुझे निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो कैसे करेंगे इसको इसके साथ में, तो कितना हो गया 3 + 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो कितना बन गया सर इससे भी 9/2 सेम ही आता है। आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड और निकाल दोगे? यस सर 3√3 आता है। जब वेक्टर तुम्हारा आई कैप और जे कैप की फॉर्म में होता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो बताओ? √9/2² + 3√3/2। तो यहाँ से भी अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में उतना ही आएगा 3√3। और अगर तुमको एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू y/x, y/x होता है ना अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू होता है ना y/x। यस सर। तो तुम्हारे पास में एंगल भी आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो क्वेश्चन तुमने पुराने वाले फॉर्मूले से किए थे तुम कंपोनेंट करके भी कर सकते हो। आपने जो लिखा है 3 sin थीटा 3 cos थीटा, वो जो कंपोनेंट है सर, हाँ वो एक्चुअली क्या है, लाइक वो एक लाइन को रिप्रेजेंट है या वो बस एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भाई समझ में नहीं तो देखो कोई भी एक चीज है, इसको 2 पार्ट के अंदर मैंने वो कर दिया ब्रेक। सपोज तुम्हारे पास 7 है, उसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 + 4। कंपोनेंट तो उसी को बोलते हैं ना, मतलब कि इस 7 को मैं 3 + 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। यस सर। तो सेम चीज बनी यहाँ की, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को मैं हटा के क्या मैं अपने 3 cos 60 आई कैप और 3 sin 60 जे कैप लिख सकता हूँ? हाँ सर। यस सर। कंपोनेंट का मतलब क्या था, चाहे तुम एक वेक्टर लिखो या उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ही बात है। भाई यही तो किया था, एक ये था मेरे पास में x आई कैप,
और ये मेरे पास में था y j कैप। इन दोनों का समेशन ये आया था, ठीक है r। तो या तो मैं इसको लिखूं या फिर मैं इन दोनों को लिख दूं, एक ही बात है ना। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को हटा के दो कंपोनेंट इसके रख दिए ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। तो मैं इजी बन गई ना, आई कैप जे कैप में सॉल्व करना आसान है क्योंकि मुझे एंगल के लिए सिंपली क्या करना है, y बाई एक्स करना है, और ये मैग्नीट्यूड के लिए मुझे सीधा इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट करना। तो वेक्टर का अगर आप आई साथ वेक्टर का कॉस्ट लेना पड़ेगा और नहीं, हाँ, जिस लाइन के साथ में एंगल बना होता है वहां पे कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस। तो देखो ना, अगर ये तुम्हारे पास में ट्राइंगल है, ये साइड है, सपोज इसको मैंने बोल दिया a और ये एंगल थीटा है, इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने बोल दिया y, तो मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, ऐसे लिखोगे ना कि x बाई a क्या बन गया, cos थीटा। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, a cos थीटा, x बाई a बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है उधर तो क्या आता है, cos, और जिस लाइन के साथ में एंगल और नहीं बनता है वहां पे क्या आता है, साइन। ये कोई हमने हाइपोथेटिकल नहीं किया है, हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगाया ना। सर आपने वेक्टर a इज इक्वल टू 3 आई कैप लिया, फिर b को आपने कंपोनेंट के इसमें फिट किया। हाँ ओके सर। ताकि मेरे पास में x और y एक्सिस के अलोंग ही रहें, क्योंकि उसको सॉल्व करना आसान होता है ना, आई कैप जे कैप को। आई कैप जे कैप होते हैं तो मैं एंगल भी आराम से निकाल सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड भी आराम से निकाल सकता हूँ। फाइन, हाँ भाई। यस सर। यस सर। तो अभी देखो एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ एक, तो या तो उसको अपने आप करना, नहीं तो मैं बता भी दूंगा उसको, कोई ऐसा इशू नहीं है। कहाँ गया मैथमेटिक्स में तुमको एक वो अपने बताया साइन रूल क्या होता है? हाँ क्या होता है? नो सर, सबको नहीं हुआ है। नहीं, अरे हुआ तो किसी को नहीं है। साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। ठीक है, प्रूव करो इसको कि ऐसा होता है। साइन रूल को प्रूव करके दिखा दो। साइन रूल ये कहता है कि अगर ये है, ठीक है, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, तो इस साइड को B बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इतना पता है ना? हाँ भाई। तो होता है कि A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। प्रूफ this with vectors। ये तुम्हारा होमवर्क। अरे क्या है मतलब? साइन रूल है, मतलब कि ये जो एंगल है इसका साइन, और जो इसके सामने वाली साइड है ना A, इसको बोलते हैं A, इसका लेंथ, इसका रेशो इक्वल टू ये एंगल B है, इसके सामने वाली साइड है उसका रेशो, ये एंगल C है, इसका साइन और सामने वाली साइड का रेशो। सर लेकिन उधर 90 डिग्री नहीं है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे? यही तो बात है। क्या यहाँ पे तुम्हारे पास और 90 डिग्री था इस वाले एंगल के साथ में? ये हाँ सर था ना, हम लोग y एक्सिस जो है उसको उधर बनाएंगे तो 90। यस, हाँ तो इधर भी बना लो, किसने मना किया भाई? ये मेरा वेक्टर है ना, अब तुम इसको भी वेक्टर फॉर्म में लो। अगर मैं इसको एक वेक्टर बोल दूं, एक वेक्टर 2 मिनट रुक जाएंगे आप, सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम देंगे आप? अरे नहीं, मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं सॉल्व तो ऐसे भी नहीं कर रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या बन जाएगा, 0। हाँ सर। अगर 3 वेक्टर को ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट करूं और तो जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं आ गया, तो समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना? 0। बस अब तुमको हिंट मिल गया, इसकी हेल्प से इस चीज को प्रूव कर दो आप। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। इसको कंपोनेंट देखो,
किसी भी वेक्टर का समेशन अगर 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो x कंपोनेंट है उनका समेशन भी 0 होना चाहिए और जो y कंपोनेंट है उनका समेशन भी 0 होना चाहिए। अब ये होना चाहिए ना, तो अपने 0 होगा वेक्टर। हाँ, तो बस सर उसी चीज को अप्लाई करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एक्सरसाइज करो और करके दिखाओ। अगर ये हो जाएगा ना तो तुम्हारा देखो लेक्चर 3 का ट्यूटोरियल 2 का क्वेश्चन 6, लेक्चर 3 ट्यूटोरियल 2 क्वेश्चन 6, पहले इसको करो प्रूव और उसके हेल्प से फिर इसको सॉल्व कर देना। ठीक है सर। ठीक है। अब बताओ और कुछ है पूछना है, कोई डाउट्स? बस आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे और नहीं पढ़ेंगे। अब अगर तुम कहो ना होमवर्क है ना, सुनो अभी मैं तुमको बता तुम क्या क्या कर सकते हो। लेक्चर 3 कंप्लीट, लेक्चर 4 कंप्लीट, लेक्चर 5 का इन क्लास एग्जांपल 1 तुम कर सकते हो। तो इतना तुम कर सकते हो, इतना अपनों ने कर लिया है। ठीक है सर, ये आपको करके सेंड करना है। कौन सा? लेक्चर 3, 4 और 5 का IC1 नहीं करना नहीं है, अपने इनको अपने डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। तुम अपने आप से ट्राई करो, यहां तक तुमसे हो जाएगा, इतना हमने कर लिया है। फाइन। फिर एक दो तुम्हारा वो जो होगा ना डाउट सेशन होगा, उसके अंदर अपने ये कर लेंगे, अपने डाउट अपने ले लेंगे। चलो बताओ, पूछना है कुछ? एनी डाउट्स?